नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले सभी दर्शकों से हमारी अपील, अगर आपको खुद में या अपने परिवार के किसी सदस्य में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। तुरंत कोरोना वायरस की जांच कराएं, क्योंकि देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़ने का कारण यह भी है। इसलिए अगर किसी में कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं तो जल्द ही जांच कराएं। एएनबी न्यूज आपसे ये बार बार अपील कर रहा है, वायरस को जड़ से खत्म करने में आप भी अपना योगदान दें। चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है और सीबीआई की टीम ने सबसे पहले दिवंगत अभिनेता के रसोइये से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान रसोइये नीरज ने सीबीआई को बताया कि आत्महत्या वाले दिन अभिनेता ने उनके द्वारा दिया गया जूस पिया था। बता दें कि रसोइये नीरज ने ही अभिनेता के दरवाजा न खोलने की बात कही थी। रसोइये नीरज ने बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस उनसे पहले ही पूछताछ कर चुकी है और रसोइये नीरज के अलावा सीबीआई की टीम एक अज्ञात व्यक्ति को उस गेस्ट हाउस पर लेकर आई है जहां पर सीबीआई के सभी 5 अधिकारी ठहरे हुए हैं और व्यक्ति को पूछताछ के लिए लाया गया। इससे पहले सीबीआई की टीम मामले की जांच बढ़ाने के मकसद से बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची थी और सीबीआई की टीम डीसीपी जोन 9 अभिषेक त्रिमुखे के ऑफिस से निकल करके बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची थी, जहां से टीम की ओर से कुछ दस्तावेज भी लिए गए। दिल्ली में कोरोना वायरस से मौतों का सिलसिला जो है वो जारी है और कोरोना वायरस के चलते लोगों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ता ही जा रहा है। वहीं कोरोना की चपेट में न तो दिल्ली वासी बच पा रहे हैं और न ही दिल्ली वालों की सुरक्षा में लगे कोरोना योद्धा। इसी को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मजनू का टीला इलाके में कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले एमसीडी सफाई कर्मचारी राजू के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा है। बता दें कि हाल ही में कोरोना के चलते एमसीडी के कर्मचारी राजू की ड्यूटी के समय मौत हो गई थी और उसी को लेकर के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सहायता राशि देने के लिए मजनू का टीला पहुंचे। इस मौके पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि हमें ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स पर गर्व है जो दिल्ली की जनता की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं। हमारे एमसीडी के ये कर्मचारी सफाई कर्मचारी थे जो कोरोना की ड्यूटी करते करते शहीद हो गए। लोगों की सेवा करते करते उनको खुद कोरोना हो गया कोरोना की ड्यूटी करते करते, और इनके परिवार से अभी मैं मिलने के लिए आया हूं और इनको 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी है। हमें ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स के ऊपर गर्व है जो दिल्ली की जनता की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं। इसका हमें दुख भी है कि वो शहीद हुए, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनके परिवार को जो भी और बन पड़ेगा हम उनकी पूरी मदद करेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण में एमसीडी, ईस्ट एमसीडी और नॉर्थ एमसीडी जो है वो नीचे से 10वें स्थान पर आई है। अगर कहा जाए काफी पीछे है एमसीडी। ये बड़े खेद की बात है, क्योंकि दिल्ली तो देश की राजधानी है और राजधानी अगर स्वच्छता पे इतनी नीचे आ रही है तो ये बहुत दुख की बात है। मैं चाहूँगा कि एमसीडी वाले जो हैं और पूरे जोश और खरोश से काम करें और दिल्ली की सफाई। देश का सबसे साफ शहर इंदौर एक बार फिर से स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर ने बाजी मारी है और देश के टॉप स्वच्छ शहरों की लिस्ट जारी की गई। तो बता दें कि 2016 में हुए सबसे पहले सर्वेक्षण में देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मैसूर को मिला था और वहीं देश के सबसे गंदे शहर के रूप में पटना का चुनाव हुआ है। इसी सूची में पूर्वी दिल्ली दूसरे और उत्तरी दिल्ली 5वें नंबर पर है। इसको लेकर के अब राजनीति शुरू हो गई है और आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने एमसीडी पर पूरा ठीकरा इसका फोड़ दिया है। करोड़ों रुपया इनको केंद्र सरकार से, दिल्ली सरकार से मिला। इन्होंने ये टॉयलेट्स बना दिए और इन टॉयलेट्स के रखरखाव के लिए आदमी तक नहीं रखे गए हैं, तो ये टॉयलेट्स इसलिए बंद रहते हैं। सिर्फ सर्वे के दौरान 1 हफ्ते के लिए आप सोचिए, चीटिंग अपनी ही केंद्र सरकार के साथ चीटिंग करने के उद्देश्य से ये किया गया। और अगर ये चीटिंग ना की होती तो हम कहां होते। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट है पिछले साल की, जिसमें लिखा है 55% ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स अनयूजेबल और एक्सट्रीमली डर्टी। मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है।
दोस्तों अब जो है हम मुख्य बात पे आते हैं। दिल्ली के विषय में जब इस तरीके की रिपोर्ट आती है कि पहले नंबर पे इंदौर है, दूसरे नंबर पे सूरत है, तीसरे नंबर पे नवी मुंबई है, तो ये सब वही राज्य हैं जिनमें उसी तरीके की जनसंख्या है जिस तरीके की दिल्ली में उतने ही बड़े शहर हैं। सर्वे आता है तो हम तो राजनीतिक लोग ये कह देते हैं कि दिल्ली की एमसीडी जो है भाजपा के पास है, इन लोगों ने कोई काम नहीं किया 15 सालों से, इन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। ये हम सब लोग राजनीतिक लोग कह देते हैं, हम भी कई सालों से, मैं भी कहता हुआ आ रहा हूं। मगर एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट तो ये है कि दिल्ली वाले का दिल खूब दुखी होता है, उसकी नजरें शर्म से झुक जाती हैं कि हमारी दिल्ली देश के सबसे गंदे कूड़ा रहने वाले शहर के अंदर हमारी दिल्ली का नाम आ रहा है। दिल्ली में 15 साल से भाजपा एमसीडी के अंदर राज कर रही है और हर जगह कूड़ा मलबा, कूड़े के पहाड़ बढ़ते चले जा रहे हैं। आज आप सब लोगों के माध्यम से मैं दिल्ली के लोगों से एक बड़ी साधारण बात कहना चाह रहा हूं। बड़ी साधारण है मगर बड़ी भारी बात है, बड़ी सरल बात है मगर बड़ी काम की बात है। दिल्ली वालों ने पिछली बार एमसीडी भाजपा को दी और उसका हाल हम आज देख रहे हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने यह कहा है कि मैंने ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ बैठक की है और कहा है कि जो चीज़ भारत में बन रही है और बन सकती है वो हम आयात नहीं करेंगे और इस पर सभी सहमत हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर ये उठाए गए कदमों पर हमने आदेश निकाला कि अगर ऊर्जा के किसी भी उपकरण का आयात होगा तो पहले हम अपनी लैब में उसकी जांच करेंगे कि कहीं उसमें कोई मैलवेयर या ट्रोजन तो नहीं है, इसलिए अब आयात करना भी कठिन हो गया है। हमारे क्षेत्र के जितने डेवलपर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, जितने लोग पावर सेक्टर में लगे हुए हैं, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी के हों चाहे कन्वेंशनल पावर सेक्टर को, सभी के साथ हमने बैठक की। जनरेटिंग कंपनीज, ट्रांसमिशन कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ, मंत्रियों के साथ हमने अलग बैठक किया ही और हमने यही कहा कि साहब हम लोगों को यह तय करना होगा कि जो चीज़ भारत में बन रहा है और जो चीज़ भारत में बन सकता है वो हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे और ये सभी सहमत हुए इस बात से। भारत चीन सीमा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक कोर कमांडर स्तर की कई बैठकें हो चुकी हैं लेकिन सब बेनतीजा रही हैं। वहीं अब चीन ने उत्तराखंड सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया है। ड्रैगन ने अपने सैनिकों की यह तैनाती लिपुलेख खदर्रा के पास कर दी है और लिपुलेख को लेकर के भारत और नेपाल के बीच पहले से ही सीमा विवाद चल रहा है। वहीं भारत चीन सीमा विवाद को लेकर के रक्षा विशेषज्ञ पी.के. सहगल ने प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में हो रहे आतंकी हमलों को लेकर के क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो भी आपको सुनवाते हैं। 18वीं WMCC की मीटिंग के बाद में हिंदुस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने साफ तौर पे कहा है कि अगर दोनों देशों के अंदर शांति चाहते हैं तो LAC के ऊपर पीस जो है उसको हर हालत में चाइना को मेंटेन करना पड़ेगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में चाइना को पोजीशन से विड्रॉ करना पड़ेगा और वही पोजीशन पे जाना पड़ेगा जहां वो 3 मई से पहले थी। हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कह दिया कि किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल उसी प्रकार की स्टेटमेंट है जैसे पिछली कॉन्फ्रेंस के बाद होती रही है। लेकिन चाइना ने आज तक किसी भी हालत में 3 जगह से, दीपसांग प्लेन से, गोगरा से और फिंगर एरिया से पीछे नहीं हटे। चाइना के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि दोनों साइड को मिलजुल कर फैसला करना पड़ेगा कि क्या कदम उठाने चाहिए पीस को मेंटेन करने के लिए। जम्मू कश्मीर के पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि इस साल के शुरुआत से 2 डज़न से ज़्यादा टेररिस्ट के कमांडर्स को मार गिराया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसकी बदौलत टेररिस्ट का मोरल और मोटिवेशन डाउन है, उनकी लीडरशिप तकरीबन तबाह हो गई है और पाकिस्तान ज़बरदस्त बुखलाया हुआ है और ज़बरदस्त बड़ी कोशिश कर रहा है कि और टेररिस्ट को दाखिल किया जाए और कमांडर्स को तैयार। फेसबुक और बीजेपी के बीच सांठगांठ के विवाद पर अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर पर फोकस हो गया है। दरअसल बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी अब ये कहा है कि शशि थरूर से ये उम्मीद नहीं की गई थी कि वो ऐसा बोलेंगे। कांग्रेस किस तरह की राजनीति कर रही है, उन्होंने और क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। शशि थरूर
शशि थरूर जी से मैंने उम्मीद ही नहीं की थी। इतने इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे, विद्वान व्यक्ति। अगर मैं भी आज एक्सटर्नल बोर्ड का, मैं भी 3-4 कमेटी का सदस्य हूँ। ये बहुत हम लोगों का प्राइवेट बहुत निजी होता है और यहाँ पे सारी अध्यक्षता चेयरमैन चेयरपर्सन का एक सम्मान होता है। हम लोगों की जो बातें होती हैं, वी एज अ मेंबर सदस्य, हम लोग बहुत अंडर एक प्रोटोकॉल है इसका, उसको आप ये सरेआम कर रहे हैं। कांग्रेस की ये ओछी राजनीति, मतलब कि चुनाव हारते हैं तो ईवीएम को दोष, कुछ चुनाव हारे तो लोग ईवीएम को दोषी ठहराए। हर जगह पर इन लोगों ने हमेशा किसी न किसी चीज़ को, अब फेसबुक और व्हाट्सएप मोदी जी चला रहे हैं, बीजेपी ने वो भी हाईजैक कर लिया। ये क्या, आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये किस तरह की राजनीति पे उतर आए हैं लोग, कि अब ये समन करना, वो भी सरेआम आप पब्लिक डोमेन में कर रहे हैं। ये बहुत ही हाई प्रोफाइल पोस्ट है आपकी। आप मेंबर होते हैं एक कमेटी के, वो कमेटी देश की आंतरिक चीज़ों को डिसाइड करती है, बड़े बड़े डिसीजन। मुंबई में पर्युषण पर्व के दौरान 3 जैन मंदिरों को खोलने की सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त इजाज़त दी है। दादर, भाईकुला और चेंबूर स्थित जैन मंदिरों को 22 और 23 अगस्त को खोलने की अनुमति मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जैन समाज के मुंबई स्थित 3 मंदिरों को सशर्त खोलने और पर्युषण पूजा करने की इजाजत दे दी। दादर, वाईकुला और चैम्बूर में स्थित जैन समाज के मंदिर को 22 और 23 अगस्त को पर्युषण पूजा के लिए खोले जा सकते हैं, लेकिन इस दौरान भी कोरोना संबंधित केंद्रों के निर्देशों का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन को कहा है कि अंडरटेकिंग दें ताकि कोरोना को लेकर एसओपी और सरकार की गाइडलाइन का पालन करेंगे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने मॉल्स और अन्य आर्थिक गतिविधियों को खोलने की अनुमति दी है, लेकिन मंदिरों की नहीं। सीजेआई एएस बोर्ड बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि राज्य सरकार हर गतिविधि की अनुमति दे रही है जिसमें पैसा शामिल है, लेकिन वे मंदिरों के लिए कहते हैं कि कोविड है। ये एक गतिशील स्थिति है, ये वास्तव में एक गंभीर मामला है। यदि आप एसओपी को लागू कर सकते हैं और सभी सुरक्षा उपायों का पालन कर रहे हैं तो गतिविधियां क्यों नहीं होनी चाहिए। हम इसे प्रतिकूल मुकदमेबाजी नहीं मान रहे हैं। ये विचार समुदाय के लोगों की मदद करना है। यदि एक मंदिर में एक समय में 5 लोगों की बात होती है और सभी जगहों पर इस प्रारूप को दोहराया जा सकता है तो हम जैन मंदिरों से परे इस दायरे का विस्तार करने के विरोध में नहीं। हिंदू मंदिर क्यों नहीं, क्यों मुस्लिम धार्मिक स्थल क्यों नहीं। अदालत ने जगन्नाथ रथ यात्रा का हवाला दिया और कहा कि उसका भी प्रबंध किया गया। इस दौरान केंद्र की ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि एमएचए और एमओईएफ की गाइडलाइन धार्मिक गतिविधियों की नहीं रोकती है। सुरक्षा उपायों के अनुपालन के अधीन धार्मिक गतिविधियां चल सकती हैं, केवल कोई भी धार्मिक मंडली नहीं हो सकती। बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1 अगस्त को जैन समुदाय के सदस्यों को पर्युषण पर्व की पवित्र अवधि में मंदिरों में पूजा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इसमें प्रत्येक समझदार व्यक्ति का कर्तव्य धार्मिक कर्तव्यों के साथ सार्वजनिक कर्तव्यों को संतुलन करना है और बाकी मानव जाति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना है। जस्टिस एसजे काथाबला और जस्टिस माधव जामदार की खंडपीठ ने अंकित बोरा और श्री ट्रस्टी आत्मकमल लवदेश्वरी सरवजी की जैन मंदिर ज्ञान मंदिर ट्रस्ट की ओर से दायरा 2 याचिकाओं पर सुनवाई की थी। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एनबी न्यूज। वहीं चुनाव आयोग ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आम चुनाव और उपचुनाव के लिए दिशा निर्देश जो हैं वो जारी कर दिए हैं। इसके तहत महामारी के दौरान होने वाले चुनावों के आयोजन के लिए नियम कायदे बताए गए हैं और दिशा निर्देशों में उम्मीदवारों और मतदाताओं दोनों को कुछ सुविधाएं दी गई हैं। मास्क, दस्ताने और सोशल डिस्टेंसिंग पर खास ध्यान दिया गया है। उम्मीदवारों की जहां ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने की सुविधाएं दी गई हैं, तो वहीं दिव्यांगों, 80 साल से अधिक उम्र के लोगों और अधिसूचित आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्तियों और कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों के लिए पोस्टल बैलेट सुविधा यानी कि डाक से मतदान का विकल्प भी उन्हें दिया गया है और चुनाव के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। बता दें कि इस साल बिहार में चुनाव होने हैं और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में उपचुनाव भी होने।
चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान विधानसभा में एक अजीबोगरीब नज़ारा देखने को मिला है। गेरुआ रंग का वस्त्र पहने हुए बीजेपी विधायक सुरेश रावत एक बड़ा घड़ा लेकर के विधानसभा पहुंचे। विधायक के वस्त्र और हाथ में मिट्टी का घड़ा देखकर एक बार तो हर कोई चौंक गया और सुरक्षा कर्मियों ने जब रावत को रोका तो उन्होंने कहा कि विधानसभा को लोकतंत्र का मंदिर मानकर प्रदेश के 181 मंदिरों की मिट्टी इस घड़े में लेकर के यहाँ लाया हूँ। और रावत ने बताया कि पिछले 1 महीने से वो राजस्थान के 181 बड़े मंदिरों की मिट्टी इस घड़े में एकत्रित कर रहे थे और अब वो यहाँ लेकर के आए हैं और वो खुद अपने कार्यकर्ताओं के साथ मंदिर के प्रदेश के जो प्रमुख मंदिर हैं वो वहाँ पर गए थे। और मंदिर और मठों की लगभग 1008 मंदिरों और आश्रम और मठों की रज लेके मैं अयोध्या जाऊंगा। और क्योंकि हमारी राजस्थान की विधानसभा भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है तो लगभग मैंने 1007 मंदिरों की मिट्टी कलेक्ट कर ली और 1008वां मंदिर ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर विधानसभा है। तो यहाँ पे भगवान शिव जी का शिवालय है नीचे, तो वहाँ से मैंने रज ली है। और कल सुबह विधि विधान से तीर्थराज पुष्कर सरोवर की पूजा करके संतों का आशीर्वाद लेके कल मैं अयोध्या रवाना होऊंगा। तो ये लगभग 5 तारीख से अनवरत रूप से मेरी यात्रा जारी थी और कल अयोध्या के लिए मैं चंडीगढ़ में नीट और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर समीक्षा याचिका तैयार किए जाने की मांग को लेकर के पीपीई किट पहनकर पंजाब बीजेपी दफ्तर में एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया और कुछ देर बाद हालातों पर काबू पाने के लिए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने कार्यकर्ताओं को सेक्टर 37 थाना लेकर के गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शाम को गिरफ्तार एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया जाएगा। और एनएसयूआई पंजाब के अध्यक्ष अक्षय शर्मा के नेतृत्व में 1 दर्जन से अधिक एनएसयूआई कार्यकर्ता सुबह 11 बजे सेक्टर 37 स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। और प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई पंजाब के अध्यक्ष ने यह बताया कि नीट और जेईई की परीक्षा के स्थगन करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के नेता हरवीर प्रजापति ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। उन्होंने मुलायम सिंह यादव के पौत्र और पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव समेत कुछ स्थानीय नेताओं पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। और हरवीर प्रजापति ने सोशल मीडिया पर तेज प्रताप के खिलाफ पोस्ट लिखी है। फेसबुक पर पोस्ट डालने के बाद हरवीर प्रजापति ने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया और इसके बाद सपा नेता को पार्टी जिलाध्यक्ष ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पद से हटाए जाने के बाद हरवीर सिंह प्रजापति ने कहा कि पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव लोगों को केवल उकसाते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी से निकाला जाना कोई समस्या नहीं है, जांच के बाद पार्टी वापस ले लेगी। हरवीर सिंह ने यह कहा कि जो लोग पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं उनसे मुझे मानसिक पीड़ा है और रोज मेरे खिलाफ एक नई शिकायत पुलिस कप्तान को देते हैं। कोई खास मामला नहीं था। मैं अपने
थोड़ा दिमागी रूप से मुझे टॉर्चर किया जा रहा था उनकी लोगों की वजह से। मैनपुरी में कुछ लोग हैं जो इधर से उधर उल्टा सीधा पार्टी के लिए उल जलूल बातें करते हैं, शिकायतें करते हैं और कोई खास बात। कौन लोग थे जो आपको मानसिक तौर से प्रताड़ित कर रहे थे? अब एक हैं समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं अभी नए। क्या नाम है उनका? वो विश्वनाथ प्रजापति हैं, एक राजेश खटीक है। अच्छा, आपने फेसबुक पोस्ट पे किया था कि कुछ वीडियोग्राफी भी आपको बना के आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही, धमकी दी जा रही है। हाँ, वो वीडियो क्लिपिंग बना के कुछ महिलाएं हैं जो मुझे हायर कर रही हैं, बेमतलब का मैसेज करती हैं उल्टा सीधा। जब मैंने ब्लॉक कर दिया है तो किसी और नंबर से करती हैं। उसके बाद सांसद जी द्वारा आपको बता रहे, लिखा था उसमें कि आपने फ़ोन करके धमकी दे रहे हैं, बच्चों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। नहीं, वो फ़ोन करके नहीं कहा था, उनका एक व्यक्ति था वो कह रहा था। ये आप ही की पोस्ट में लिखा हुआ जो आपने फेसबुक पे पोस्ट किया था। वो मुझसे आमने सामने कहा था, उसमें कोई ऐसा नहीं। तो क्या कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको पार्टी से भी निकाल दिया गया है क्या? उस पर क्या कहना चाहिए? वो कोई बात नहीं, वो पार्टी का अपना निर्णय है। तेलंगाना के श्रीशैलम हाइडल पावर प्लांट में आग लगने की खबर सामने आई, जहां पर आग के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लापता सभी 9 लोगों के शव जो हैं वो बरामद कर लिए गए हैं। रेस्क्यू टीम ने 10 लोगों को बचा लिया है और इनमें से 6 को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट ही बताई जा रही है। हादसे के वक्त प्लांट में 19 लोग मौजूद थे। कलेक्टर एल शर्मा ने बताया है कि जिनकी बॉडी मिली है उनमें 3 असिस्टेंट इंजीनियर मोहन कुमार, उज़मा, फातिमा और सुंदर हैं। वहीं एक डिविजनल इंजीनियर श्रीनिवास गौड़ हैं। इनमें बैटरी कंपनी का कर्मचारी महेश भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बारिश आफत बनकर के बरसी है। पिछले 3 से 4 दिनों में हो रही लगातार बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। भारी बारिश के चलते शबरी, मलगेर, गोरली नदी समेत सभी नदी नाले उफान पर हैं और इससे जिला मुख्यालय से 200 गांवों का संपर्क टूट गया है और कई गांवों में पानी भी पहुंचने लगा है। लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से NH30 पर नाव चल रही है। दरअसल NH30 पर जगह जगह 7 से 8 फीट बाढ़ का पानी आ गया है और साथ ही जिला मुख्यालय सुकमा पूरी तरह से टापू में तब्दील हो गया है और बाढ़ में फंसे हुए लोगों को जिला प्रशासन की तरफ से निकाला जा रहा है। साथ ही उनके लिए राहत शिविर भी तैयार किए गए हैं। विषम परिस्थितियों से निपटा जा सके इसके लिए सुकमा कलेक्टर चंदन कुमार पल पल की जानकारी रख रहे हैं। पता चला गादीरास में पानी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है कि जैसा कि आप जान ही रहेंगे 5-6 दिनों से यहाँ पर लगातार पानी ऊपर में था। हम लोगों ने उस समय जैसी व्यवस्था की थी वैसी व्यवस्था करके रखी हुई है, बल्कि हम लोगों ने अपनी फोर्स को भी स्टैंड बाय में करके रखा हुआ है। लोगों को भी जो नियर बाय मलगेर के नियर बाय में लोग रह रहे हैं उनको भी हम लोगों ने कह के रखा हुआ है कि जैसे ही पानी उनके घर के अंदर में आने की स्थिति रहेगी वो अपने ज़रूरी सामान को लेकर उनको हम स्कूल वगैरह में शिफ्ट कराएंगे। प्रशासन की ओर से तथा ग्राम पंचायत की ओर से उनको खाना वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। अभी भी जो लोग फंसे हुए हैं उनको प्रशासन और ग्राम पंचायत की ओर से खाना वगैरह दिया जा रहा है और पुलिस हमेशा बनी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं 7-8 दिन हो गए हैं पुलिस थाना प्रभारी और उनकी जो टीम है वो यहाँ पे बनी हुई है और उम्मीद करेंगे कि हम ऐसे ही अच्छा काम करते रहें और लोगों की जान और मान। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के लिए दुनिया में रूस ने सबसे पहले वैक्सीन बनाने का दावा किया है। हालांकि दुनिया के कई अन्य देश इस वैक्सीन की उपयोगिता पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन रूस अपने इस वैक्सीन को लेकर के आगे बढ़ रहा है। रूस अगले हफ्ते से वैक्सीन स्पुतनिक वी का प्रभावकारिता और सुरक्षा को लेकर के अध्ययन शुरू करेगा। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का अगले सप्ताह से हजारों वॉलंटियर्स के टीकाकरण के साथ ही रूस में वैक्सीन की प्रभावकारिता, इम्यूनोगेनेसी और सुरक्षा का एक पूर्व नियोजित पोस्ट पंजीकरण प्लेसबो नियंत्रित मल्टी सेंटर क्लिनिकल अध्ययन शुरू होगा और 45 से अधिक चिकित्सा केंद्रों में 40,000 से अधिक लोग अध्ययन में हिस्सा लेंगे। और दरअसल रूस के सरकारी वित्तीय संस्थान रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड के मॉस्को के गामेला के नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी
ने वेबसाइट लॉन्च करते हुए रिसर्च से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां सार्वजनिक की हैं। पिछले कुछ दिनों में उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदला है। खास दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश में गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन हर ओर पानी से लोग परेशान भी हो रहे हैं। दिल्ली में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जगह जगह जलजमाव की समस्या पैदा हो गई है और भारतीय मौसम विभाग ने आज सुबह अनुमान जताया था कि दिल्ली के नज़दीक में लगते हुए जो नरवाना, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, सहारनपुर और रुड़की में अगले 2 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। और बता दें कि दिल्ली एनसीआर में बारिश से लोग बेहाल हो चुके हैं और जगह जगह सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक जाम की समस्या भी बनी हुई है। सबसे ज़्यादा बुरा हाल दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम का है, जहां पर सड़कों पर पानी भरने और सड़कें ही धंस जाने की खबरें सामने आ रही हैं। गुरुवार को इफ्को चौक के पास स्थित मुख्य मार्ग की सड़क धंसने से यातायात बाधित हो गया था। लगातार भारी बारिश की वजह से पश्चिम बंगाल का हाल बेहाल हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल में 4 दिन लगातार भारी बारिश होने की संभावना है और बता दें कि पिछले दिनों से ही वहां पर बारिश हो रही है और उससे राज्य के पूर्व मेदिनीपुर क्षेत्रों का रूपनारायण नदी का बांध भी टूट चुका है और आसपास के गांव जो हैं वहां पर धीरे धीरे पानी घुसना शुरू हो गया है। और अगर पूरी तरह से बांध टूट जाए तो कोलाघाट थर्मल पावर के अंदर भी पानी घुसने की संभावना है और इस कारण से थर्मल पावर बंद भी हो सकता है। मौसम विभाग की माने तो अभी समुद्र में मछुआरों को जाने से मना कर दिया गया है। मौसम विभाग के जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे से पश्चिम बंगाल में लगातार बारिश शुरू हो गया और फिलहाल अभी भी और 4 दिन करीब ऐसी बारिश होगा। लेकिन पिछले 24 घंटे के में बारिश में जो तस्वीरें सामने आ गया वो भी हैरान करने वाला, क्योंकि अभी कहीं नदी का बांध भी टूट चुका है, हर लोगों का घर घर में पानी भी घुस गया। फिलहाल और 4 दिन अगर ज़्यादा बारिश बढ़ेगा तो क्या हाल हो सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। पश्चिम बंगाल से कैमरा पर्सन संजय के साथ शांतनु बनर्जी, ANB। हरियाणा के करनाल में कोरोना के बढ़ते मामलों में स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है और जिले में आज एक और मौत के साथ 69 कोरोना पॉजिटिव नए मामले सामने आए हैं। और सेक्टर 13 के रहने वाले बुजुर्ग की मौत की जब खबर मिली तो उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग की टीमें आज आए पॉजिटिव मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री जानने में जुट गई हैं। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के CMO योगेश शर्मा ने ANB न्यूज़ से खास बातचीत भी की है। करनाल जिले में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। मामले जो बढ़ रहे हैं उसी को जुड़े हमारे साथ जो है CMO योगेश कुमार शर्मा जी जुड़े हुए हैं, जाने क्या कुछ नहीं। आज जो हमारे लिस्टें आई हैं, कल के टेस्ट किए थे, उसमें अराउंड 77 केसेस जो हैं वो अभी पॉजिटिव आए हैं। तो उसमें हमारी टीम्स जो है उनको संपर्क कर रही है और जहाँ तक हो सका उनको शिफ्टिंग का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। मैक्सिमम केसेस को हम होम आइसोलेट ही कर रहे हैं जहाँ पे भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैं ये कहना चाहूँगा सबसे कि किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि हमने सैम्पलिंग ज़्यादा करी जा रही है और इस प्रॉब्लम को रोकने का, इसकी चेन को ब्रेक करने का एकमात्र साधन यही है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पलिंग करी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को डायग्नोस किया जाए और डायग्नोस करके उनको आइसोलेट किया जाए, जिससे कि वो और ज़्यादा ना फैला सकें। तो इसीलिए इसी के तर्ज पे सैम्पलिंग ज़्यादा करी जा रही है। तो आप सबसे भी अनुरोध है, कोई भी दिक्कत छोटी बहुत ही हो, इमीडिएटली अपना टेस्ट करवाएं। और ये ना केवल आप अपने लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए बहुत आवश्यक है। हमारी 4 फिक्स साइट्स हैं जहाँ पे ये सुविधा डेली उपलब्ध है, ज़्यादा रश नहीं होता है, आप जाके अपनी सुविधा अनुसार टेस्ट करवा सकते हैं। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में, सिविल हॉस्पिटल में, सेक्टर 6 की डिस्पेंसरी में और सेक्टर 16 की पॉलीक्लिनिक की। लोगों में पैनिक भी हो रहा है कि इतने ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं, घबरा भी रहे हैं, उनको क्या कुछ अपील रहेगी? आज कितने मामले आए हैं और कितनों की डेथ है? तो मैंने बताया कि केसेस बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन वो डायग्नोसिस होने भी ज़रूरी हैं।
ज़्यादा टेस्टिंग करने के बाद। लेकिन उसके साथ साथ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम बाहर निकलें तो अपनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मास्क वेयरिंग है वो प्रॉपर करें, नाक और मुंह दोनों को ढक के करें, और हैंड वॉशिंग रेगुलर करते रहें। ये थे हमारे साथ सीएम योगेश कुमार शर्मा। इन्होंने ये बताया कि जो केस है लगातार बढ़ रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इनकी चेकिंग है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए और लोगों से ही अपील किया कि अपनी मास्क लगा कर रखे, सोशल डिस्टेंस का पालन करते रहे। अमित भटनागर। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत सरकार की कृषि विकास के संबंध में हाल ही में किए गए प्रयासों के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कृषि मंत्रियों के साथ बैठक की है। उन्होंने कहा है कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए लगातार एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं और राज्य सरकारों ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कृषि अवसंरचनाओं के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित करना है और इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किसानों की आय को बढ़ाने के लिए शुरू की गई आत्मनिर्भर कृषि योजना के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि किसानों की आय दोगुनी करने में ये योजना मील का पत्थर साबित होगी। जो प्रधानमंत्री जी ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो 1 लाख करोड़ रुपया किया है, उसको लेकर के माननीय जो कृषि और सहकारिता मंत्री हैं भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उसके बारे में जानकारी ली कि अभी जो स्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट होना है वो अभी कितना हुआ है, और आगे जो एफपीओ हैं हर जिले को 2-2 एफपीओ का टारगेट उन्होंने दिया। यूपी के बांदा में आज गंगा यमुना तहजीब देखने को मिली है, जहां पर एक हिंदू समुदाय के युवक की मौत पर सभी मुस्लिम भाइयों ने मिलकर पूरे रीति रिवाज के साथ युवक का क्रियाक्रम किया है। मृतक युवक के परिवार में उसे मुखाग्नि देने वाला कोई नहीं था, जिसके चलते मुस्लिम समुदाय के लोगों ने युवक का अंतिम संस्कार किया है। बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद के कांशीराम कॉलोनी का है, जहां कल देर रात कॉलोनी में रहने वाले एक युवक की अचानक से हालत गंभीर हो गई थी, जिसे पड़ोसियों की मदद से अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और इसके बाद पड़ोसी उसे वापस कॉलोनी लेकर आए और कॉलोनी में रहने वाले सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिलकर विधि विधान के तहत विधि पूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया। और जानकारी के मुताबिक युवक के पिता की कुछ साल पहले ही मौत हो गई थी। वकील क्या हुआ है? हमारे पड़ोसी की तबीयत खराब थी, बंटी नाम युवक थी, उसकी तबीयत खराब थी तो 2 बजे रात में उसको बड़ी अस्पताल लेके गए, उधर मारा घोषित कर दिया उसको। तो हम लोगों ने जो है इधर जो है सारे करे तीरा कम करके राजघाट में लेके आए उसको, सारे मुसलमान भाइयों की मदद से क्रियाक्रम हो गए। नाम है आपका? हमारा नाम महमूद खान है और हमारे पड़ोसी जो है चंदभान शाही का लड़का बंटी, उसकी अचानक हालत ख़राब हुई और वो जो है रात के 2 बजे उसको अस्पताल लेके गए। वो वहाँ पे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसका लाके हमारे मुस्लिम भाइयों ने सबने मिल के उसको उसका क्रियाक्रम अंतिम संस्कार राजघाट में किया गया। पश्चिम बंगाल में कोरोना का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आबिसा वायरस से पुलिसकर्मी भी संक्रमित हो रहे हैं। प्रदेश के पुलिस कमिश्नर उदय शंकर बनर्जी की कोरोना वायरस से मौत हो गई है। बता दें कि अभी तक कोलकाता में 7 पुलिस अधिकारी की मौत कोरोना से हो चुकी है और बंगाल में पिछले 24 घंटे में नए 3197 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और 53 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक के संक्रमितों के आंकड़े की अगर बात की जाए तो प्रदेश में 1,25,922 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा मामले उत्तर 24 परगना में पाए गए हैं, जहां पर 747 नए पॉजिटिव केस आए हैं और 14 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
बनना चाहती हूँ और प्लेन उड़ाना चाहती हूँ। मेरी पोती सॉफ्टवेयर इंजीनियर जरूर बनूंगी। मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बन के दिखाना है। मेरा सपना है एक लीडिंग चैनल में न्यूज एंकर बनना। आप बड़े होकर चाहे जो कुछ भी बने, लेकिन उसके लिए सामना करना होगा एक टफ कंपटीशन का और बनना होगा सबसे तेज, शार्पर, स्ट्रॉन्गर, इंटेलिजेंट। लेकिन इस कोरोना काल के बीच बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? और इसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपका सही फैसला। बढ़ाएं अपना पहला कदम कामयाब कल की ओर। हमारे इस शो के जरिए हम आपको बताएंगे आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए क्या है बेस्ट। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। शनिवार 22 अगस्त दोपहर 3 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के बाराबंकी में यूपी पुलिस की खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जहां भागवत कथा कराने वाले पुरोहित की पुलिस ने जमकर पिटाई की और वहीं पुलिस की बेरहमी का सबूत देती कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें पूरे शरीर पर चोट के गहरे निशान भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि किस कदर पुलिस ने उन लोगों की पिटाई की है। दरअसल मामला मसौली थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर बांसा से आ रहे सर्वेश कुमार मिश्रा नान के पुरोहित अपने कुछ साथियों के साथ बाराबंकी की तरफ आ रहे थे और तभी रास्ते में पुलिस वालों ने चेकिंग पॉइंट बनाकर रास्ता ब्लॉक कर रखा था। पुरोहित का कहना है कि इसी दौरान जब वो लोग वहां पर पहुंचे तो उन्होंने रास्ता बंद देखकर गाड़ी रोक दी और पुलिस वालों ने उन्हें वापस जाने को कहा तो वो लोग गाड़ी मोड़कर वापस जाने लगे। ग्रामीणों के मुताबिक पुलिस वालों ने पीछे से आकर के उन्हें और उनके साथियों को बड़ी बेरहमी से वो मारने पीटने लगे और इस पर जब उन्होंने अपनी गलती पूछी तो वो लोग उन पर मुकदमा करने की धमकी देने लगे। वहीं पुलिस की बेरहमी का सबूत देती कई तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। पूरे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और चंडीगढ़ में आढ़ती एसोसिएशन के आह्वान पर हड़ताल की गई। और बात की जाए पंजाब के मोगा की तो मोगा आढ़ती एसोसिएशन ने सरकार की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए बड़े ही शांति तरीके से काले रिबन बांधकर रोष प्रदर्शन किया। और आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान और आढ़तियों ने बताया कि 2019 और 2020 की पंजाब सरकार जिसकी रकम तकरीबन 125 करोड़ है वो जल्द से जल्द पंजाब सरकार आढ़तियों को दे और साथ ही साथ FCI की 2020-21 की बकाया रकम 100 करोड़ आढ़तियों को जल्द से जल्द दी जाए। और साथ ही साथ केंद्र सरकार से मांग की गई है कि जो 3 ऑर्डिनेंस पास किए गए हैं उनको जल्द से जल्द रद्द किया जाए, क्योंकि ये किसानों के विरुद्ध हैं। और उन्होंने कहा है कि अगर सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में संघर्ष को और भी तेज किया जाएगा। ਸੈਕਟਰ ਦਿਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਆੜਤ ਬਕਾਇਆ ਖੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵਾਲੀ? ਸਾਡੀ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆੜਤ ਝੋਨਾ 2019 ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ FCI ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆੜਤ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਾਡੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ FCI ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 12 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 1961 ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ FCI ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 12 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦਾਮੀ वापस देनी चाहिए। हिमाचल में जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान की बुरी हालत को लेकर के एक बार फिर से पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने चिंता व्यक्त की है। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन से भी आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इस मैदान की हालत को सुधारा जाए। बता दें कि जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर क्षेत्र में बड़े मैदानों में इन दिनों बेसहारा पशुओं का राज है और वहीं रथ मैदान के चारों तरफ लगाई गई सुरक्षा दीवारें भी टूट गई हैं। इसके साथ ही
लंका बेकर वाले मैदान में बड़े वाहनों की पार्किंग हो रही है, जिसके चलते इन सभी मैदानों का सुंदरीकरण खराब हो रहा है। और कुल्लू में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने कहा है कि जल्द ही दशहरा पर्व भी आने वाला है और उन्होंने अगस्त महीने की शुरुआत में ही जिला प्रशासन को पत्र लिखकर के अवगत करवाया था कि इन मैदानों की हालत को सुधारा जाए, लेकिन अभी तक मैदानों की दशा में कोई सुधार नहीं आया। रथ ग्राउंड का जो देव सदन है या जहां रथ खड़ा होता है वहां तक कोई भी बाधा कंस्ट्रक्शन वर्क से नहीं हो रही है। इस ग्राउंड में अपना कार्य शुरू कर दें, लेकिन अब तो आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक भी डाइवर्ट हो गई और इधर से ट्रैफिक अब ग्राउंड में जाने भी बंद हो गई है। लेकिन ना तो प्रॉपर फेंसिंग है, लोग चल रहे हैं, और पहले तो ये ढालपुर गौचर था, अब ये गधा और खच्चरचर भी बना हुआ है और उसकी तरफ कोई भी परवाह नहीं की जा रही है। कहा गया था कि घोषणा कर दी जाएगी, अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि घोड़ा खच्चर जो छोड़ेगा उसको जुर्माना होगा। वो कोई नहीं है, बड़े खुलेआम ये घूम रहे हैं। और मेरी चिंता ये है कि जैसे जैसे विजयदशमी नजदीक आएगी, जंगलों से भी जो गौएं भेजी हैं वो विशेषकर सांड वापस आएंगे और फिर वो उद्यम मचाएंगे इस मैदान में। और मैदान की हालत इतनी बुरी है वो देखते बनती है। सारे रास्ते खुले हैं, लोग सारे चल रहे हैं, लेकिन जो लंका का ग्राउंड है, लंका दहन वाला, जहां लंका में रथ जाता है, और जो ये रघुनाथ जी का रथ का ग्राउंड है, इन दोनों की स्थिति तो बहुत। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से खाली चली आ रही सीनियर मेडिकल अफसर के पदों को सूबे के सेहत मंत्री अनिल विज के निर्देशों पर भर दिया गया है। राज्य में विभिन्न जिलों में काम करने वाले 25 मेडिकल अफसरों को पदोन्नति का तोहफा देते हुए एसएमओ बना दिया गया है और सभी डॉक्टरों को पदोन्नति करने के साथ ही नए स्थान पर पोस्टिंग भी उनकी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यूरिया की किल्लत को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया और हाथों में झंडा बैनर लेकर शहर के पटेल नगर चौराहे पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यूपी की योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बताया कि धान की फसल का समय है और जमाखोरों की वजह से यूरिया की कालाबाजारी चरम पर है, जिसकी वजह से किसानों को महंगे दामों पर यूरिया खाद मिल रही है और किसान परेशान हो रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार समितियों तक यूरिया नहीं पहुंचा पा रही है, सरकार को कालाबाजारी पर लगाम लगाने की जरूरत है। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर फतेहपुर जिला और शहर कांग्रेस कमेटी ने एक ऐसे किसानों के मुद्दे को उठाया है जो बहुत ज्वलंत है। आज धान की फसल खड़ी हुई है, धान की खेती हो रही है, ऐसे समय में यूरिया का न होना एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या किसान के लिए पैदा हो रही है, क्योंकि सहकारी समितियों में यूरिया सरकार नहीं पहुंचा पा रही है। उसकी किल्लत के कारण कालाबाजारी इतनी ज्यादा हो गई है कि किसान यूरिया नहीं ले पा रहा है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि यूरिया की उपलब्धता हो हर जगह पर, जिले के और पूरे प्रदेश के कोने कोने पर, ताकि किसानों को अपनी धान की फसल में यूरिया डालने में दिक्कत न आने पाए। इसी बात को लेकर के आज का हमारा धरना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर किया जा रहा है। उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में बड़ा हादसा हो गया। यहां पर चैसर गांव में सुबह करीब 4:30 बजे एक मकान भरभरा कर गिर गया। हादसे में 2 बच्चों और उनके पिता की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल है और घायल महिला को मलबे से निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक RS रोतेला और SDRF और पुलिस जवानों के साथ मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य किया गया। घायल महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इस घटना से गमगीन माहौल बना हुआ है और भारी मात्रा में छत का मलबा गिरने से तीनों की मौत हुई है। महिला के पैरों में चोट आई है और कमरे में दीवार की ओर से सोए होने की वजह से महिला बच गई है और SDM तुषार सैनी ने मौके का मुआयना किया है। खतरे को देखते हुए 3 परिवारों को शिफ्ट कर दिया गया है।
देखो 4:15 बजे के आसपास हमारे को कॉल सेंटर देहरादून से हमारे को खबर आई थी कि एक मकान कोई गिरा हुआ है चैसर बिड़ ब्लॉक में। तो हमारी पिथौरागढ़ एम्बुलेंस की लोकेशन यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो करीब 5 से 7 मिनट के अंदर में एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँच गई थी। जब यहाँ पर पहुँची तो कुछ ग्रामीण लोग जो है अड़ोस पड़ोसी लोग वो वहाँ पर मलबा हटाने की कोशिश कर रहे थे। तो हमारे कर्मचारियों ने भी निकालने की कोशिश करी। तो उस टाइम एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जो महिला जो थी वो बिल्कुल आधा शरीर उसका दबा हुआ था, उसके बावजूद भी अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। जब बच्चों को ढूंढ रही थी तो उसने अपने पति को आवाज़ दी, तो पति की आवाज़ आई, मतलब कुछ अजीब सी आवाज़ आई, तो वहाँ पर मलबा हटा के पति को निकाला गया। लेकिन बच्चों में कोई भी हरकत नहीं थी। लेकिन हमने एम्बुलेंस में ले जाने के बाद में जब बच्चे को की पल्स रेट हमने देखी तो पल्स उसमें बच्चे में एक बच्चे में पल्स आई थी और आदमी में पल्स थी। तो हम लोगों ने किसी तरह से चारों आदमियों को 4:55 पर हमने जिला अस्पताल में पहुंचा दिया था। तो वहां पहुंचने के बाद में दोनों बच्चे को तो डॉक्टर ने डिक्लेयर घोषित कर दिया था डेड। लेकिन जो पुरुष था, जो खुशाल नाथ जो गोस्वामी हैं, उनको CPR देने की और ऑक्सीजन देने की कोशिश करी गई। करीब 5-10 मिनट तक उन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन लास्ट में उन्होंने बोला कि नहीं, ही इज़ नो मोर। तो उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। जम्मू में गुरुवार सुबह से ही लगातार हो रही बारिश के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है और इस राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने से करीब 3000 वाहन फंसे हुए हैं। वहीं जम्मू के रिहायशी जिलों में खिसकती हुई चट्टानों के नीचे आने से एक शख्स की मौत हो गई है और जम्मू में हो रही बारिश के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पंथयाल, बैटरी चश्मा, मरून, मंकी मोड़ और मोड़ घोड़ी के पास चट्टानें खिसकने से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करना पड़ा है। और हालांकि प्रशासन ने इसमें से कुछ चट्टानों को हाईवे से हटाने का काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन ख़राब मौसम के चलते हाईवे को पूरी तरह से चालू करने में दिक्कतें आ रही हैं। हाईवे बंद होने से करीब 3000 वाहन रास्ते में ही फंस गए हैं, जिनमें से मुख्यतः ट्रक है जो श्रीनगर ज़रूरी सामान को लेकर के जा रही हैं। और वहीं जम्मू के रियासी ज़िले में 45 साल के एक पोस्टमैन, जिनकी पहचान चंदे राम के रूप में हुई है, उनकी मौत चट्टानें खिसकने की वजह से हो गई है। और यह हादसा उस समय हुआ जब चंदे राम पैदल ही अपनी ड्यूटी की तरफ जा रहे थे और अचानक से चट्टानें खिसकने के चलते मलबे के नीचे वो आ गए और तुरंत ही उनकी मौत हो गई। झारखंड के साहिबगंज इलाके में शुक्रवार दोपहर भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 रही और बताया जा रहा है कि दोपहर 12:07 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया है। फिलहाल जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है और इससे पहले 8 अगस्त को ओडिशा के गंजम और गजपति जिलों में रिक्टर स्केल पर 3.8 की तीव्रता वाले भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे। किसी के भी हताहत होने या नुकसान की कोई खबर नहीं आई थी तब भी। और मौसम विभाग के अनुसार भूकंप सुबह 7 बजे बेरहमपुर से लेकर के 73 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में आया था और 19 अगस्त को इंडोनेशिया के पश्चिमी बेंगकुलू प्रांत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। देश के मौसम विभाग और भूभौतिक एजेंसी ने भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 6.8 दर्ज की है। भूकंप सुबह 5:29 पर देखा गया और महसूस किया गया। बेंगकुलू उतारा जिले के दक्षिण पश्चिम में 78 किलोमीटर दूर और समुद्र तल के नीचे 11 किलोमीटर की गहराई पर आया था। विश्वव्यापी महामारी कोरोना के चलते वाराणसी में होने वाले सुप्रसिद्ध लोलार छठ पर ग्रहण लग गया। थाना भेलूपुर क्षेत्र स्थित लोलार्क कुंड पर यह आगामी 24 अगस्त को आयोजित होने वाला लोलार्क छठ और सूर्य षष्ठी का पर्व मेले का कोरोना को देखते हुए इस साल आयोजन नहीं किया जाएगा। पुलिस प्रशासन और मेला कमेटी के मध्य बातचीत के बाद मेले की ओर से लिखित रूप से अवगत करवाया गया है कि इस साल लोलार्क कुंड पर मेला आयोजित नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के आगरा से आज एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर थाना हरिपर्वत क्षेत्र में पागल खाने के पास लूट के उद्देश्य से बदमाशों के साथ मुठभेड़ पुलिस की हुई और जिसमें एक बदमाश घायल हो गया और साथ ही पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 बदमाश मौके से फरार हो गए और पकड़े गए बदमाशों से एक पिस्टल और एक तमंचा, एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। सर, आज पुलिस के साथ बदमाशों में मुठभेड़ हुई है, क्या पूरा मामला है?
देखिए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार जगह जगह पे चेकिंग नकाबी आजकल अभियान चल रहा है, बैरिकेडिंग के साथ चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में मेंटल हॉस्पिटल के पास हमारी एसओजी की थाना की टीम जब चेकिंग कर रही थी, मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना कि कुछ बदमाश लोग लूट के सिलसिले में आगरा में आए हैं। इस एरिया में लूट का उनका अंजाम देने का कोई मकसद है। इसी के क्रम में एक बाइक उनको दिखी और उसको रोकने की कोशिश की, परंतु पीछे बैठे हुए व्यक्तियों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। उसी के बीच मुठभेड़ में एक व्यक्ति अभी घायल हुआ है। सर लगभग कितने बदमाश थे और कितने फरार हो गए? टोटल 6 बदमाश थे। एक बाइक जो है वो पूरी तरीके से यहाँ से भाग गई 3 बदमाशों को लेकर, बाकी जो 3 हैं हमारे कब्जे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अब स्टूडेंट्स को साइंस में भी SOS के तहत +2 करने का मौका देने जा रहा है और ऐसे में अब SOS स्टूडेंट्स +2 की पढ़ाई मेडिकल और नॉन मेडिकल में कर सकेंगे और इसके लिए स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल भी देने होंगे। हालांकि एकेडमिक कमेटी की बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया है, लेकिन इस निर्णय पर मोहर 29 अगस्त को होने वाली फुल बोर्ड की बैठक में लग सकती है और प्रदेश में काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स SOS के तहत परीक्षाएँ देते हैं, जिनके लिए SOS के तहत आर्ट्स और कॉमर्स में +2 करने का मौका बोर्ड की ओर से दिया जा रहा है। बोर्ड की ओर से आयोजित एकेडमिक कमेटी की बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि जो स्टूडेंट्स नियमित तौर पर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या बीच में पढ़ाई छूट गई थी, ऐसे स्टूडेंट्स को अब SOS के तहत भी +2 करने का मौका मिलेगा। हाँ, SOS के पूरे विंग को हमने बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। SOS में विद्यार्थियों की संख्या लगातार स्टेट ओपन स्कूल जो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने चलाया उसमें बढ़ गई है 2 सालों में। अभी साइंस में +2 करने का मौका SOS के विद्यार्थियों को देने जा रहा है बोर्ड। ये पहली बार होगा। तो यदि किसी ने कोई पढ़ाई बीच में छोड़ गया बच्चा और बाद में साइंस में भी +2 करना चाहते हैं, तो उनके लिए आज ही एकेडमिक मीटिंग हुई है तो उस शैक्षणिक समिति में फैसला ले लिया गया है कि ऐसे विद्यार्थी जिनकी पढ़ाई जो रेगुलर तौर पर नहीं कर पाए या पढ़ाई छूट गई थी और वो साइंस में +2 करना चाहते हैं, तो उनको मौका देने की बात जो रखी थी वो मान ली गई है। तो अगले वर्ष से ये मौका दे दिया जाएगा विद्यार्थियों को। तो ये एक नया अवसर विद्यार्थियों को हिमाचल प्रदेश में स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड दे रहा है। दोनों विषय इसमें रहेंगे, मेडिकल नॉन मेडिकल रहेंगे, लेकिन इसमें कुछ बाध्यताएं भी रहेंगी कि जो प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम होंगे वो देने पड़ेंगे बच्चों को और प्रैक्टिकल का जो PCP है वो भी लगाना पड़ेगा, जिससे कि प्रैक्टिकल्स को भी ठीक प्रकार से बच्चे करें, उसमें सीखें। थ्योरी के पेपर तो होंगे ही होंगे। कॉमर्स विषय और आर्ट्स विषय दोनों के पहले से हैं। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।